आइए आज के इस विश्लेषण में बिना किसी देरी के सीधे उस दौर में चलते हैं। प्राचीन भारत का वो समय जो पूरी तरह से खंडित था। सीमाओं पर विदेशी सेनाओं का खौफ लगातार मंडरा रहा था और देश के भीतर बस गहरी साजिशें, आपसी संघर्ष और तबाही। ये एक ऐसा अंधकारमय दौर था जहां न्याय का तराजू नहीं बल्कि सिर्फ और सिर्फ तलवार की धार फैसले सुनाती थी। ये शब्द उसी चीखती हुई सच्चाई को बयां करते हैं। इस जलती हुई अराजकता और उथल-पुथल के बीच तक्षशिला से एक विलक्षण विद्वान का उदय हुआ, चाणक्य। मगध के दरबार में हुए एक अपमान ने उनके भीतर ऐसी चिंगारी भड़काई जिसने प्रतिशोध की आग का रूप ले लिया। उन्होंने एक भ्रष्ट सत्ता को उखाड़ फेंकने और इस बिखरे हुए भारत को फिर से एक सूत्र में पिरोने की कसम खा ली थी। और यहीं हमें चाणक्य की रणनीतिक मास्टर क्लास देखने को मिलती है। पहला कदम था चंद्रगुप्त नाम के एक बिल्कुल साधारण से युवा की खोज। दूसरा कदम उसे युद्ध के अत्यंत कठोर प्रशिक्षण से एक अजेय योद्धा में बदलना। इसके साथ ही एक ऐसा अचूक और अदृश्य जासूसी नेटवर्क बिछाया गया जिसने शक्तिशाली मगध साम्राज्य को भीतर से ही खोखला कर दिया। और अंततः उन अचूक रणनीतिक रात्रि आक्रमणों ने पूरी बाजी पलट दी और नंद वंश का खात्मा कर दिया। इस पूरी टाइमलाइन को अगर हम देखें तो मौर्य पूर्व युग के उन बटे हुए राज्यों से लेकर चंद्रगुप्त द्वारा मगध के एकीकरण तक का सफर वाकई अद्भुत है। सेल्यूकस जैसे विशाल विदेशी खतरों को रोकना कोई छोटी बात नहीं थी। इसी सुदृढ़ीकरण ने मौर्य साम्राज्य की एक ऐसी ठोस नींव रखी जिसने आने वाली पीढ़ियों के लिए शांति और व्यापार के एक एकदम नए और स्वर्णिम युग की शुरुआत की। लेकिन सत्ता के इस भव्य गलियारे में एक नई कहानी भी आकार ले रही थी। सम्राट बिंदुसार के कई बेटों में से एक थे अशोक, एक बेहद महत्वाकांक्षी लेकिन उपेक्षित राजकुमार, जिन्हें राजधानी से दूर अवंती यानी आज के उज्जैन के मुश्किल प्रांत में भेज दिया गया था। खैर, दूर भले ही भेज दिया गया हो, लेकिन उनके भीतर एक चक्रवर्ती सम्राट बनने की जो आग थी वो लगातार सुलग रही थी। अब यहाँ जो बात सबसे ज्यादा हैरान करती है वो है महल की उम्मीदों और खौफनाक असलियत के बीच का अंतर। एक तरफ न्याय और अनुग्रह से शासन करने वाला संभावित शाही उत्तराधिकारी था और दूसरी तरफ चंड अशोक। जब अशोक ने तक्षशिला के विद्रोह को कुचला तो उनकी ठंडे दिमाग वाली क्रूरता सबके सामने आई। इसी दौर में पाटलिपुत्र के उस खौफनाक नरक यातना घर की अफवाहें भी उड़ी जो साफ बताती हैं कि खुद को साबित करने के लिए वो किसी भी नैतिक सीमा को लांघने के लिए तैयार थे। सिर्फ एक नंबर 4 272 ईसा पूर्व में सम्राट बिंदुसार की मृत्यु और 268 ईसा पूर्व में अशोक के औपचारिक राजाभिषेक के बीच का ये 4 साल का अंतराल एक बेहद खौफनाक उत्तराधिकार युद्ध का गवाह है। सत्ता की ये भूख इतनी भयानक थी कि श्रीलंकाई बौद्ध ग्रंथों में बाकायदा यह दावा किया गया है कि सिंहासन हासिल करने के लिए अशोक ने अपने 99 भाइयों की बेरहमी से हत्या कर दी थी। और यहीं मानव मनोविज्ञान का सबसे गहरा विरोधाभास सामने आता है। ये प्राचीन इतिहास का सबसे बड़ा इमेज मेकओवर लगता है। एक तरफ वो शासक जिसने सामूहिक हत्याओं के जरिए सत्ता पाई और दूसरी तरफ सिंहासन पर बैठते ही उसने जो उपाधि अपनाई वो थी देवानाम प्रिय प्रियदर्शी, यानी देवताओं का प्रिय जो सबको स्नेह से देखता है। कर्म इतने क्रूर चंड अशोक के और उपाधियां इतनी पवित्र और ईश्वरीय। राज्याभिषेक को 8 साल बीत चुके थे पर महत्वाकांक्षा शांत नहीं हुई थी। बात है 261 ईसा पूर्व की। कलिंग, एक बेहद समृद्ध और स्वतंत्र समुद्री राज्य जो मौर्य सत्ता की आंखों में चुभ रहा था। अशोक की विशाल सेना ने कलिंग की जो घेराबंदी की, सच कहूं तो उसे युद्ध कहना गलत होगा। वो असल में एक तरफा और खौफनाक संहार था। 1 लाख कलिंग के संहार के ये आंकड़े रूह कंपा देने वाले हैं। 1 लाख लोग उस मैदान में मारे गए और 1.5 लाख से ज्यादा लोगों को बेघर कर दिया गया। ऐसा कहा जाता है कि दया नदी का पानी पूरी तरह खून से लाल हो गया था। जलते हुए शहर, रोती हुई विधवाएं और अनाथ बच्चे। जीत के बाद उस मैदान का मंजर कल्पना से भी ज्यादा भयानक था। मारे गए और बंदी बनाए गए लोगों की पीड़ा ने सम्राट को गहरा पछतावा और दुख दिया। स्वयं अशोक के 13वें शिलालेख की ये शब्द उसी पल की गवाही देते हैं। जब उस खून से सने मैदान पर लाशों का समंदर देखा तो जीत का जश्न मनाने आए उस निर्दयी चंड अशोक की आत्मा वहीं उसी पल हमेशा के लिए मर गई। अंदर सिर्फ एक गहरा चीर देने वाला पछतावा बचा था।
इस भयानक अपराध बोध से अंदर ही अंदर टूट चुके सम्राट को महलों की शानो शौकत कांटों की तरह चुभने लगी थी। उन्हें शांति मिली निग्रोध को देखकर, जो एक बेहद शांत युवा बौद्ध भिक्षु था। किंवदंती तो ये भी है कि निग्रोध उसी बड़े भाई का बेटा था जिसकी अशोक ने सत्ता के लिए हत्या करवाई थी। उसी शांत भिक्षु ने अशोक को मन शुद्ध करने और पापों से दूर रहने का एक बहुत ही सरल रास्ता दिखाया। और इसी मोड़ से जन्म होता है अशोक के धम्म का। ये समझना जरूरी है कि ये सिर्फ कोई निजी धार्मिक परिवर्तन नहीं था, बल्कि इतने विविध साम्राज्य के लिए एक बिल्कुल नई व्यवहारिक और सार्वभौमिक नैतिक संहिता थी। एक ऐसा बड़ा नीतिगत यू टर्न जिसने जटिल पूजा पाठ को हटाकर इंसानी करुणा, अहिंसा और धार्मिक सहिष्णुता को शासन का मूल आधार बना दिया। तो जमीन पर इस नई करुणा का क्या असर हुआ? युद्ध के नगाड़े हमेशा के लिए शांत कर दिए गए, शाही शिकार और पशुबलि पर पाबंदी लग गई, छायादार पेड़ लगाए गए, कुएं खोदे गए और सबसे खास बात, दुनिया में पहली बार मनुष्यों के साथ साथ जानवरों के लिए भी अस्पताल बनाए गए। इस व्यवस्था को चलाने के लिए धम्म महामात्र नियुक्त किए गए। सोचिए, जिन हाथों ने कभी लाखों का कत्लेआम किया, वो अब दुनिया का सबसे करुणामयी, कल्याणकारी राज्य बना रहे थे। धौली और जौगड़ के इन पश्चाताप वाले शिलालेखों में खुदे ये शब्द देखिए, सभी मनुष्य मेरी संतान हैं। ये सच में अभूतपूर्व है। विश्व इतिहास में कोई दूसरी मिसाल नहीं मिलती जहां एक विजयी सम्राट ने उसी कलिंग की खून से सनी धरती पर अपनी ताकत का जश्न नहीं मनाया, बल्कि सार्वजनिक पश्चाताप और एक पिता के समान प्रेम को पत्थरों पर हमेशा के लिए उकेर दिया हो। साल 250 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र में मोगली पुत्र तिस्य के नेतृत्व में तीसरी बौद्ध संगीति बुलाई गई। दुनिया भर में इस शुद्ध संदेश को फैलाने से पहले ये बहुत जरूरी था कि विचारों में कोई टकराव न हो। बौद्ध धर्म की शिक्षाओं को पूरी तरह एकजुट किया गया ताकि ये वैश्विक मंच पर ले जाने के लिए तैयार हो सके। शांति ने अब सचमुच युद्ध की जगह ले ली थी। सीरिया, मिस्र और यूनान तक शांति के दूत भेजे गए। और एक पिता का सबसे बड़ा बलिदान देखिए, अशोक ने धम्म के प्रचार के लिए अपने ही पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भेज दिया, साथ में पवित्र बोधि वृक्ष की एक शाखा भी भेंट की। और इसी एक कदम ने बौद्ध धर्म को भारत की सीमाओं से निकालकर एक वैश्विक धर्म बना दिया। खूनी तलवार का युग अब पूरी तरह खत्म हो चुका था। उसकी जगह ले ली थी सारनाथ के इन सिंह चतुर्मुख ने। 4 शेर जो किसी हिंसा के लिए नहीं, बल्कि चारों दिशाओं में सत्य और धम्म का संदेश दहाड़ रहे हैं। यही धम्म चक्र आगे चलकर अशोक की सबसे स्थायी विरासत बना, और हम सब जानते हैं कि आज ये हमारे स्वतंत्र भारत का गौरवशाली राष्ट्रीय प्रतीक है। लेकिन इतिहास के पन्ने कई बार बड़े क्रूर होते हैं। 232 ईसा पूर्व में अशोक की मृत्यु हुई, और हैरानी की बात देखिए कि 182 ईसा पूर्व आते आते मात्र 50 सालों में वो अजेय मौर्य साम्राज्य पूरी तरह ढह गया। उससे भी बड़ा रहस्य ये कि 1837 ईस्वी तक दुनिया उस महान सम्राट और उनकी ब्राह्मी लिपि को लगभग 2000 सालों तक पूरी तरह भूल चुकी थी। वो बोलते हुए पत्थर एकदम खामोश हो गए थे। साल 1837 यही वो साल था जब इतिहास की इस गहरी खामोशी को तोड़ा गया। ब्रिटिश विद्वान जेम्स प्रिंसेप ने बरसों की कड़ी मेहनत के बाद आखिरकार उन रहस्यमयी पत्थर के स्तंभों की भूली हुई ब्राह्मी लिपि को पढ़ लिया, और तब उन खामोश पत्थरों से एक भूला हुआ नाम दुनिया के सामने फिर से गूंज उठा, देवानाम प्रिय प्रियदर्शी। लेकिन एक पहेली अभी भी बाकी थी। भारत के शिलालेखों में देवानाम प्रिय प्रियदर्शी नाम तो मिल गया, पर यह अज्ञात दयालु राजा था कौन? ये रहस्य सुलझा श्रीलंकाई ग्रंथों दीपवंश और महावंश से। इन प्राचीन ग्रंथों ने एकदम स्पष्ट कर दिया कि यही देवानाम प्रिय प्रियदर्शी असल में वो महान मौर्य सम्राट अशोक है। भारत को अंततः अपना सबसे महान खोया हुआ सम्राट वापस मिल गया था। अशोक की तलवार से धम्म तक की ये अद्भुत यात्रा अंत में हमारे लिए एक बहुत ही गहरा सवाल छोड़ जाती है। क्या कोई सच्चा नैतिक बदलाव एक शासक की पूर्ण सत्ता और राज्य की ताकत के जरिए पूरी आबादी पर ऊपर से थोपा जा सकता है? या फिर किसी भी सच्ची नैतिकता का जन्म हमेशा इंसान के अपने भीतर से ही होना चाहिए? सत्ता और नैतिकता के इस जटिल रिश्ते पर विचार करना सच में बहुत दिलचस्प है।